नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ हिंदी व्याकरण की। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सामान्य से लेके विशेष तक कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा हो, अकादमिक भी, तो उसमें व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। चाहे वो टेट सीटेट की परीक्षा हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा, कोई भी परीक्षा व्याकरण के प्रश्न से अछूती नहीं है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हमने भी एक प्रयास किया है, एक सीरीज़ चलाई है हिंदी व्याकरण की। अभी इस क्रम में हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो है, उस पर बात करेंगे, वो है वर्ण विचार और वर्णमाला। वर्ण होते क्या हैं? किसी भी शब्द का जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जो भी कोई भी भाषा हम बोलते हैं, तो भाषा क्या होती है? वो छोटे छोटे कई वर्णों का समूह होती है। शब्द बनते हैं, फिर शब्द से वाक्य बनते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण। अब वर्ण कहाँ से आई? जो हम बोल रहे हैं, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो भी ध्वनि हम अपने मुख विवर से निकाल रहे हैं, उनको किसी चिन्ह या प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया। यही चिन्ह और प्रतीकों की जो समूची व्यवस्था थी, वो आपकी कही गई वर्णमाला। अब ये जो वर्णमाला थी, संपूर्ण वर्णमाला, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से रखी गई। अब आज के हम अपने इस वीडियो में हम इसी वैज्ञानिकता को, इसी क्रम को, इसी व्यवस्थित क्रम को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण होती क्या है। हमने बात डिस्कस किया है कि ध्वनि को, जो ध्वनि मुख से निकल रही है, उसको किसी चिन्हों या प्रतीकों के रूप में दर्शाने की जो व्यवस्था थी, वो आपकी कही गई वर्णमाला, वर्ण हुआ वो। अब वर्ण क्या है? वो दो भागों में विभाजित किया गया है वर्ण को सामान्यतः। वो कौन कौन है? एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आयोगवाह भी लेते हैं, हालांकि आयोगवाह को स्वर के बाद में ही लिखा जाता है, लेकिन हम मोटे मोटे रूप में स्वर और व्यंजन के रूप में ही पढ़ते हैं। अब स्वर क्या होता है? स्वर वो वर्ण कहलाए जो हमारे मुख विवर में बिना किसी जगह टकराए हुए, जो हमारे भीतर से, हमारे अंदर से, कंठ से जो ध्वनि निकल रही है, वो हमारे मुख विवर में कहीं बिना कहीं टकराए हुए सीधे स्वतंत्र रूप से बाहर आए, वो आपके स्वर कहलाए। अब मुख विवर में जो स्वर यंत्रियाँ कौन कौन सी हैं, वो उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या हुआ? व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होते हैं, यही ध्वनियाँ, यही स्वर यंत्रियों से जो निकल रही हैं, जो कंठ से ध्वनि हमारे निकल रही हैं, ये मुख में होने वाली कहीं ना कहीं स्वर यंत्रियों से टकरा करके बाहर आती है। टकरा करके जो उच्चरित होती हैं, वो जो वर्ण थे, वो कहलाए व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है और व्यंजनों की संख्या 33। अब हम बातें हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। हम सब जानते हैं स्वर सामान्यतः कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, पूरी संख्या कितनी? 11। अब इन स्वरों को भी अध्ययन के सुविधा के आधार पर, इन स्वरों को भी उनके प्रयासों के आधार पर विभाजित किया गया। कितने कितने भागों में? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कुछ छोटे ह्रस्व मतलब जो छोटे स्वर थे, दीर्घ मतलब बड़े स्वर। ये विभाजन किस प्रकार, किस आधार पर है? जिस स्वर को बोलने के लिए जितनी ज़्यादा प्रयास, मतलब जितनी मात्राओं का प्रयोग, जितना अधिक प्रयास किया गया, उन्हें दीर्घ में रख दिया गया, और जिनको कम प्रयास में बोला जा सकता था, उन्हें रख दिया गया मूल स्वर या ह्रस्व स्वर में। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? वो है अ, ई, उ, री। टोटल 4 हैं। अब एक आता है शब्द कभी कभी मूल स्वर का, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होए, जो आपके ह्रस्व स्वर हैं वही आपके मूल स्वर भी हैं। तो मूल स्वर की संख्या भी कितनी हो गई? 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ये दोनों, ये आपके कहीं कभी आता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दोनों आते हैं, दोनों आपकी संख्या 4 है, दोनों एक ही को कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज ना होए। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर की। तो जितने भी स्वर शेष बचते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इनको आप देख लें, आ, ई, उ, ए, ओ, पूरे 7, ये आपके आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ इसलिए क्योंकि इनको बोलने के लिए, इनको उच्चारित करने के लिए ह्रस्व स्वर से ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ये आपके दो भागों में विभाजित हो गया।
एक और शब्द के स्वर का हम प्रयोग कभी कभी सुनते हैं, हालांकि इसका प्रयोग हिंदी व्याकरण में नगण्य ही रह गया है, लेकिन चूंकि फिर भी कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में दे सकता है, कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे सकता है, इसलिए इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। वो कौन से हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का नाम का प्रयोग जरूर होता है हमारे क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण में। इस शब्द का प्रयोग हम भाषा में बहुत कम रह गया है, कम क्या एक दो प्रचलित कुछ शब्द रह गए हैं, वो वही रह गए हैं, जबकि संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग, संस्कृत व्याकरण में इसका प्रयोग होता था। ये कौन से हैं? अब जैसे दो मात्रा का प्रयोग आपके दीर्घ स्वर में लग रहा है, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है तो दीर्घ स्वर हो जाता है। अब अगर उससे भी ज़्यादा प्रयास करके किसी स्वर को उच्चारण करने की आवश्यकता हो तो कह सकते हैं दो मात्रा से अधिक बार अगर उच्चारण करने की आवश्यकता हो तो वहाँ क्या आ जाता है? वहाँ आ जाते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को इस तरीके से डायनोट करते हैं, इस तरीके से उसकी प्रतीक है। ठीक, अब इसका उच्चारण कहाँ होता है? एक शब्द वही हमारा जो बहुत धार्मिक प्रचलित शब्द है, ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आप खुद ध्यान दीजिए कि इसमें हम ओम को ज़्यादा खींचते हैं, तो इसके लिए हमें यही इसी प्लुत की मात्रा की स्वर की आवश्यकता होती है। ये हो गए आपके स्वरों का मोटा मोटी रूप से विभाजन। अब इनके अलावा जिस तरीके से स्वर का विभाजन किया गया है, जो अब प्रश्न में आता है, कंपटीशन में जिसमें प्रश्न बनते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से हैं? एक तो स्वर यंत्रियाँ। स्वर यंत्रियाँ जो हैं, हमने भी बात की, स्वर यंत्रियों से कहीं ना कहीं टकरा करके निकलती है वायु। अब ये भी स्वर यंत्रियाँ कहाँ से वायु निकल रही है, किस जगह के प्रयास से वायु निकल रही है, उसके आधार पर ये विभाजन किया गया। स्वर यंत्रियाँ कौन कौन सी है हम देख लें। कंठ, कंठ गले से जो ध्वनि निकलती है वो कौन कौन सी है? अ, आ, अह। ये तीन जो क्या कहते हैं स्वर हैं वो कंठ से निकलते हैं, मतलब कंठ से जो इसकी वायु है वो निकलती है। इसके लिए एक सूत्र भी होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस सूत्र के आधार पर भी हम इसको समझते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है तालु। तालु जगह जिह्वा के एकदम ऊपर जो स्थान है वो क्या कहते हैं दंत और से पीछे, काफ़ी पीछे के जो स्थान होता है उसको तालु कहते हैं। उससे कौन कौन से स्वर निकलते हैं? उसमें निकलते हैं ई। ये इसका भी एक फॉर्मूला है, सूत्र है, ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु। तो ये जो सारे हैं कहाँ से निकलते हैं? तालु से निकलते हैं। इसके बाद जो अगला स्थान आता है मूर्धा। मूर्धा कौन सी जगह होती है? दंत से पीछे, तालु से थोड़ा आगे जो बीच का जो भाग होता है वो होता है आपका मूर्धा। ये यहाँ से कौन सा स्वर निकलता है? री। हम जब री का उच्चारण भी करते हैं तो आप खुद उच्चारण करके देखिए, जब री बोलते हैं तो हमारी जो वायु है वो एकदम मूर्धा के पास से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। अब अगला जो शब्द आता है, स्वर आता है, वो है री। दंत से निकलता है। री जब हम बोलते हैं दंत की सहायता से बोलते हैं। हालांकि इसका प्रयोग अब हमारे हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में भी, हिंदी स्वर में बिल्कुल नहीं रह गया है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता था, संस्कृत साहित्य में। उसके बाद से बहुत समय तक क्या कहते हैं पाली प्राकृत तक भी इसका प्रयोग हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग एकदम लुप्त हो गया। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे नॉलेज में होनी चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसके बाद जो अगला स्थान आता है वो है ओष्ठ। ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले शब्द कौन कौन से स्वर हैं? वो है उ। आप उच्चारण करके देखिए कि जैसे शब्द आता है, जो स्वर हैं वो जिन जिन स्वर यंत्रियों की सहायता से बोले जाते हैं, यदि उन स्वर यंत्रियों का प्रयोग ना करें तो स्वरों को बोलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं ऊ, और अगर हम ओष्ठ की सहायता ना ले तो ऊ का उच्चारण जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये अगला हो गया ऊ। इसके बाद जो आता है वो है ए, जो एक स्वरयंत्री नहीं, दो स्वर यंत्रियों की सहायता से बोला जाता है। ये है कंठ और तालु। कंठ और तालु के दोनों की सहायता से है वो ए बोला जाता है। और इसी तरह जो आता है आपका ओ, जो है कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये तो आपका हो गया स्वर यंत्रियाँ कौन कौन से स्थान से निकलती हैं, किस किस जगह से निकलती हैं। इस पे ये प्रश्न बनता है, आपका कंपटीशन में भी इस पे प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा आजकल जो और प्रचलित जो शब्द बन रहे हैं प्रश्न बन रहे हैं, वो बनते हैं मुख विवर के, मुख के खुलने के आधार पर। जो शब्द बनते हैं, मुख विवर जहाँ से खुल रहा है, कितना अधिक खुल रहा है मुख आपका, कितना कम खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, इसके आधार पर भी स्वरों का जो विभाजन है किया गया है। अब इसका विभाजन किन के आधार पर किया गया है? विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। और विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है ओपन, मतलब खुला हुआ, कितना खुला हुआ है। मुख विवर है, जो आपका मुख है वो कितना ज़्यादा खुला है, इसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। और संवृत का मतलब होता है बंद, क्लोज, कितना बंद है ये आपका मुंह, कितने कौन सा स्वर है जो आप मुख को बिल्कुल बंद करके भी बोलेंगे तो भी वो आसानी से उच्चारण किया जा सकेगा, वो हो गए। तो इसीलिए इनका विभाजन किया है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत में। तो विवृत में कौन सा स्वर आता है? आ का उच्चारण करते हुए तो ये देखिए, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है वो स्वतंत्र रूप से खुल जाता है। जो भी यहाँ पर आपके बोर्ड पे उपस्थित है, जो भी हम समझा रहे हैं उसको आप सब स्वयं उच्चारण करते हुए साथ साथ देखते चले। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रैक्टिस जितना आप साथ अभ्यास करते चलेंगे तो ये आपको पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाने वाला है। बार बार ये एकदम वैज्ञानिक रूप से कार्य करता है, गणितीय सूत्रों की तरह है। आप इसको एक बार समझ लिए तो फिर इसलिए कभी नहीं भूलेगा। ये हो गया विवृत स्वर हो गया। कौन से हैं? एक स्वर है केवल आ। अब अगला आता है आपका अर्धविवृत, मतलब विवृत में पूरा खुला हुआ, अर्धविवृत में मतलब थोड़ा खुला हुआ, कम खुला हुआ, आधा खुला हुआ। ये कौन कौन से शब्द हैं? ए, औ। आ से थोड़ा कम खुल रहा है लेकिन पूरी पर्याप्त मात्रा में भी आपका मुख जो है वो खुलता है, ए और औ। अब आता है क्लोज, मतलब जो बंद है, संवृत। कौन कौन से जो स्वर है संवृत हैं वो कौन कौन से हैं? ई, उ, मतलब हम मुख का बिल्कुल थोड़ा सा खोल, एकदम कम खोले, ना के बराबर खोले तो भी हम इस स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। ई, उ, बहुत कम प्रयासों से हम इसको उच्चारित कर रहे हैं। इसी तरह का अर्धसंवृत है, ये कौन है? ए, ओ। आप इसको उच्चारण करते हुए साथ में उच्चारण करते हुए चलेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो ये तो हो गया मुख विवर के आधार पर, मुख के आधार पर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो और एक महत्वपूर्ण विभाजन होता है वो है स्थान के आधार पर। कौन सा शब्द मुख के किस स्थान पर निकल रहा है, कितना सामने से निकल रहा है, कितने अंदर से निकल रहा है, इसके आधार पर विभाजित किया गया है। ये 3 विभाजन है, अग्र, मध्य, पश्च। मतलब कौन सा शब्द है जो एकदम सामने से बोलते निकलता है, कौन एकदम कंठ से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है, इसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो अग्र में कौन कौन से शब्द आते हैं, स्वर आते हैं? वो है ई, ए। एकदम समान से आप उच्चारण करके देखिए, ई, ए। एकदम हम सामने से, जैसे मुंह पे सामने रखा हुआ है, आपको प्रयास नहीं करना है, बोलेंगे तुरंत प्रयास से निकल जाएगा। इसके बाद जो मध्य है अ, ई से थोड़ा अंदर हम प्रयास करते हैं अ, तो इसमें केवल मध्य में केवल एक ही स्वर आता है, वो क्या है? अ। इसके बाद जितने भी स्वर बचे आपके सारे पश्च में आते हैं, आ, उ, ओ, औ। इसको हम जब उच्चारण करते हैं हम देखते हैं इसके लिए थोड़े हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, थोड़े भीतर से ये स्वर निकल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सारे पश्च स्वर में रखते हैं। अब चूंकि सभी हम नहीं याद कर पाते हैं, कन्फ्यूज़न होती है कई दफ़ा, तो आप अपनी सुविधा के लिए इतना भी कर सकते हैं कि आपने देख लिया कि अग्र से कौन कौन से स्वर निकल रहे हैं, मध्य से निकल रहे हैं, और आप दिमाग में आपके हो गया कि जितने भी बाकी बचे वो आपके पश्च से भाग से निकल रहे हैं। इसी तरह से आप बाकी जगह भी क्या कहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार याद कर सकते हैं। लेकिन याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ इसको उच्चारित करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए बोले होंगे, समझे होंगे, तो आप इसको वापस अगर लगातार नहीं हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार उच्चारण करके फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा आपका जितने भी स्वर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी का उत्तर आपके इस बोर्ड पर उपस्थित है। अब इसके बाद जो ये अभी आधा भाग है,
अभी वर्ण विचार का केवल पहला भाग है। इसके बाद हम दूसरा भाग बनाएंगे व्यंजन पे, क्योंकि उस पर भी प्रश्न बनता है। उस पर आजकल जो परीक्षा की प्रणाली है उस पर ज़्यादा भी प्रश्न बन रही है, और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि अब तक कितनी बार पुराने प्रश्नों को रिपीट करेगा, कितनी बार वो हो सकता है ये पूछेगा कि व्यंजन कहाँ से निकल रहे हैं। अब थोड़ा और टफ बनाने के लिए, थोड़ा नए प्रश्नों को लाने के लिए अब स्वर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि स्वर कहाँ से निकल रहा है। अभी तक ज़्यादातर व्यंजन पे ही फोकस किया जाता था कि व्यंजन में कौन कौन कहाँ से स्थान निकल रहा है, अब स्वर से भी पूछा जाएगा। तो हमारा ये वीडियो आप ध्यान से देखें। इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा जो होगा वो व्यंजन पे होगा, वर्ण विचार का भाग 2। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।